नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के 20 एमसीक्यूज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार से संबंधित हम 20 एमसीक्यूज करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पदबंध, बी वाक्य, सी उपवाक्य या फिर डी वर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी वाक्य। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण के बाद वर्ण यानी ध्वनि भी उसे हम कहते हैं। उसके बाद यानी वर्ण से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम पद कहते हैं। यानी कि जब कोई अक्षरों का समूह अगर स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, फिर उसे हम शब्द नहीं कहते। और शब्द से बड़ा फिर उसमें होता है शब्द से बड़ी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं पदबंध। ठीक है, पदबंध। फिर होता है उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य। और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। यानी कि वाक्य में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जब आप किसी से कोई एक शब्द बोलते हैं तो उससे सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, या फिर उपवाक्य बोलोगे तब भी उसका भी पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। और एक वाक्य ही है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। इसीलिए भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी तालु या तालव्य, ऑप्शन सी ओष्ठ या फिर डी कंठोष्ठ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कंठ। ठीक है, तो अ और आ का उच्चारण मुख के कंठ के वाले भाग से होता है यानी गले से होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा ई और बड़ी ई का जो उच्चारण होता है वो तालव्य या तालु से होता है। उ और बड़ा उ का जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, और ए और ऐ का उच्चारण होता है कंठ तालु से, और ओ और औ का होता है कंठ ओष्ठ से यानी कंठोष्ठ से। तो अ और आ का उच्चारण होता है कंठ से यानी कि गले वाले भाग से अ और आ का उच्चारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि बताना है कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है क, बी है य, सी है च और डी है प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यानी कि इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन है वो है ऑप्शन बी यानी य। ठीक है, य जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम बात करते हैं य के अलावा भी तो य, र, ल और व, ये चारों जो होते हैं ये अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनको ना ऐसा माना जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं स्वर और व्यंजनों के बीच ही इनका कहीं उच्चारण होता है। ठीक है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है यानी अंतस्थ व्यंजन है इनमें से य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, हमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका श्र, बी तालव्य श, सी दंती स और डी है ह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि स्र। ये स्र जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो उच्चारण होता है वो घर्षण के साथ होता है, यानी कि जब इनको मुख से हम उच्चारित करते हैं तो जो वायु है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं कि संघर्ष के साथ बाहर आती है। तो हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि स्र जो होता है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। अब हमें बताना है कि इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों की मदद से जो नया व्यंजन बनाया जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आपके ऑप्शन है ए तालव्य श, बी श क्षत्रिय वाला, सी है स मूर्धन्य स और डी है ह। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं श की कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो वो है श जो होता है ये क प्लस मूर्धन्य श, इन दोनों से मिलकर ही बना होता है। यानी क में हम हलंत लगाएंगे और स को हम पूरा लिखेंगे। अगर हम 100 में भी हलंत लगाते हैं, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं क प्लस मूर्धन्य श, इसमें भी हलंत और इसके बाद निकलेगा यहाँ से अ यानी स्वर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि श। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, श, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। हमें बताना है कि इसमें से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ऑप्शन है अ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी है री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आ। आ जो है ह्रस्व व्यंजन नहीं है बल्कि एक दीर्घ व्यंजन, सॉरी ह्रस्व स्वर नहीं है बल्कि दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ये स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या फिर इनके उच्चारण में वायु बहुत कम बाहर निकलती है, ठीक है। बहुत कम समय लगेगा, अगर वायु कम बाहर निकलेगी तभी तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो अ, ई, छोटा ऊ और री, ये चार जो होते हैं ये, यानी कि ये अ है, ये ई, ये री और एक होता है छोटा ऊ यानी ये वाला। तो ये चार ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। बाकी स्वर जो है इन्हीं मूल स्वरों की मदद से बनाए जाते हैं और उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ एक दीर्घ स्वर है क्योंकि जो आ है ये आ जो है ये ओ प्लस ओ से मिलकर बना है, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि हमें बताना था कि ह्रस्व स्वर नहीं है, तो सॉरी ऑप्शन सी यानी आ जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर सी सही हो गया, आ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिह्वा यानी जीव, जिह्वा से उत्थापित या उत्पत्ति के आधार पर कौन सा कथन सही है। तुम्हें बताना है कि जीव से उत्पत्ति के आधार पर कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ऑप्शन ए है अग्र स्वर ई ई ए आई, यानी कि अग्र स्वर यानी कि जीव के आगे वाले हिस्से से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस स्वर का उच्चारण होता है वो ई ई ए आई है, ये ऑप्शन है, ये बता रहा है। ऑप्शन बी है मध्य स्वर अ, यानी कि जीव के मध्य भाग से अ का उच्चारण होता है, ऐसा ऑप्शन बी बताता है। ऑप्शन सी है पश्च स्वर, यानी कि जीव के पिछले वाले हिस्से से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन चारों का सॉरी इन पांचों का उच्चारण होता है। या फिर ऑप्शन डी है कि ये सभी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो जिह्वा से उत्तापित या उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर निकलते हैं वो अग्रभाग से ई और ए आई ही निकलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मध्य से आ ही निकलता है और पश्च स्वर आ, उ, बड़ा ऊ और ओ, औ का उच्चारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अब सही मिलान करना है हमें कि विवृत स्वर कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं और अर्ध संवृत और संवृत, ठीक है।
तो इसे देखते हैं जरा। तो अब हमें मिलान करना है विवरित स्वर। पहले मैं आपको बताऊं कि विवरित स्वर क्या होता है। विवरित स्वर का मतलब है कि जिसके उच्चारण में, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख का सर्वाधिक, मुख मतलब जो मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है जिसके उच्चारण में। अर्धविवरित होता है जिस स्वर के या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवरित से कम खुलता है, लेकिन अर्ध संवृत और संवृत स्वर से अधिक खुलता है। उसी प्रकार से अर्ध संवृत की अगर हम बात करें तो जो अर्ध संवृत स्वर होते हैं, ये संवृत स्वर, इनके उच्चारण में संवृत स्वर से अधिक और अर्ध विपरीत स्वर से थोड़ा कम मुंह खुलता है। और संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम मुख खुलता है। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो विवरित स्वर क्या होते हैं। विवरित स्वर मतलब जिसमें मुख का सबसे बड़ा हिस्सा खुलता है, वो है डी, ये चौथा वाला, यानी कि आ। हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो विवरित स्वर में आता है आ, यानी कि विवरित स्वर है आ बोलने में सबसे ज्यादा मुख खुलता है, ठीक है। फिर अर्ध विपरीत स्वर हमें देखना है। अर्ध विपरीत स्वर मतलब जिसमें मुख का, यानी कि अर्ध विपरीत स्वर विपरीत से कम मुख खुले लेकिन अर्ध संवृत से अधिक मुख खुले। तो विपरीत स्वर के बाद आएगा अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में आता है ओ, आई और औ, ठीक है। तो अ बोलने में, आई बोलने में और औ बोलने में जो है विपरीत से कम मुख खुलता है और बाकी दो अर्ध संवृत और संवृत से अधिक मुख खुलता है। फिर है अर्ध संवृत। देखो अर्ध संवृत क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में संवृत स्वर से अधिक मुख खुलता है और अर्ध विपरीत से थोड़ा कम मुख खुलता है। तो इसमें हो गया सी का 2, ठीक है। और लास्ट बच गया आपका संवृत स्वर, यानी कि जिसमें सबसे कम मुख खुलता है, और वो हो गया आपका डी, संवृत स्वर, यानी कि ई और उ। यानी कि इसका जो सही जो जवाब बन रहा है आंसर, वो बनेगा आपका संवृत स्वर, यानी कि पहले का 4 आ, अर्ध विवृत, सॉरी पहले में था विवृत, विवृत में बना आ, फिर बी है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में बना ओ, आई और औ, यानी कि 4 के बाद 3 आ रहे हैं। अर्ध संवृत में बना ए और ओ, यानी 4 3 2 और लास्ट आ गया 1, संवृत स्वर में आ गया 1, यानी कि ऑप्शन बनेगा, इसका आंसर बनेगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ऐसा हमें इसमें इनमें से किसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड ढ, ऑप्शन बी है य और र, ऑप्शन सी है श और स्र, और डी है तालव्य श और दंती स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड और ढ। यानी ये जो ड और ढ है, इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। यानी कि ये जो ड है, ये इससे और इन दोनों से मिल करके, ये थोड़ा सा गलत बन रहा है, यानी कि हाँ थोड़ा सा, तो ये ड और ढ इनसे ही मिलकर ही बने हैं, यानी ट वर्ग के अंदर आते हैं ना ट ठ ड ढ, तो उन्हीं ड और ढ से ये वाले बने हैं, ये जिनके नीचे बिंदु है ये वाले बने हैं, ठीक है। किसकी मदद से बने हैं, ड और ढ से। ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही है, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो ये ड और ढ अंग्रेजी शब्दों में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी एक शब्द है रोड, ये है रोड, ठीक है रोड। अगर इसके नीचे इस तरह का बिंदु अगर हम लगाते हैं तो ये गलत है, ठीक है। रोड को हम सही लिखेंगे ऐसे, इसके नीचे बिंदु नहीं होगा, ठीक है, बिंदु नहीं होगा। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो रोड गलत माना जाएगा, ठीक है। और ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, यानी कि ये जो ड और ढ, ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, ये जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, कोई शब्द है डमरू, मान लो ये है डमरू, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ये इसके नीचे बिंदु अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये गलत है, ये नहीं लगेगा, ठीक है।
ये सही, ये जो है गलत है, इसका सही रूप होगा ऐसा, ऐसा रू, ठीक है, डमरू। यानी कि डॉ के नीचे बिंदु नहीं लगेगा। यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन अंग्रेजी शब्दों में नहीं आते, पहली बात तो हमने देखी, उत्क्षिप्त व्यंजन में बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरी बात, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड और ढ, ठीक है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? हमें बताना है कि इनमें से यानी निम्न में से प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित या लुंठित। ऑप्शन है ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है ल, ऑप्शन डी है वो। तो इन ऑप्शनों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है र, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं लुंठित व्यंजन, ठीक है। यानी कि ये रॉ जो होता है ना, मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, इनके उच्चारण में मूर्धा का उपयोग होता है। री भी इसी कैटेगरी में आता है, री, ऋषि, तो ये दोनों लुंठित स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसे हम प्रकंपित भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से दो व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब हमें बताना है कि वो दो व्यंजन कौन से हैं अर्ध स्वर। ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य और व, ऑप्शन सी है च और ज, ऑप्शन डी है प और ब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यानी अर्ध स्वर हम किसे कहते हैं, ऑप्शन बी, य और व को हम कहते हैं अर्ध स्वर। यानी अर्ध स्वर है, यानी अगर क्वेश्चन में आता है कि अर्ध व्यंजन कौन है तो वो भी य और व, ठीक है। आधे स्वर है यानी आधे व्यंजन है, तो इसे हम, तो ये होते हैं य और वो, इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं ना। ऐसा मानते हैं कि य और वो जो है इसमें स्वर और व्यंजन ये दोनों की विशेषताएं को रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा यण संधि में, यण संधि में क्या होता है कि ई में या बड़ी ई में अगर ई और बड़ी ई के अलावा और कोई स्वर जुड़ता है तो वह य में परिवर्तित हो जाता है। और वहीं उ और बड़ा उ, उसमें भी अगर कोई स्वर जुड़ता है उ और बड़ा उ के अलावा तो वो व में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो वर्ण हैं, दो व्यंजन है य और व, ये स्वरों की भी विशेषता रखते हैं और व्यंजनों की भी विशेषता रखते हैं, इसीलिए य और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है? बहुत सारे लोगों ने शायद हो सकता है पहली बार सुना हो काकल्य व्यंजन, ठीक है। तो काकल्य मतलब एक्चुअली कंठ्य ही होता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कंठ से कौन सा व्यंजन उत्पन्न हो रहा है उसी को हम काकल्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन काकल्य में क्या होता है कि जो कंठ द्वार होता है उसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन है ए है स, बी है मूर्धन्य स, सी है ह और डी है दंती स। तो काकल्य व्यंजन हम कहते हैं ऑप्शन सी यानी कि ह को, ठीक है। तो ह को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, या फिर ह जो है ये कंठ्य व्यंजन भी है, ठीक है। लेकिन कंठ्य में तो क ख ग घ भी आते हैं। तो क्या होता है कि ह जो वर्ण है इसके उच्चारण में कंठ द्वार का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो ह को हम कंठ्य व्यंजन भी कह सकते हैं और काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य व्यंजन के रूप में केवल ह को रखा जाता है, ना कि क ख ग घ को भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है ह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब हमें बताना है कि उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कि व का उच्चारण कहां से हो रहा है। ऑप्शन ए है कंठ्य, ऑप्शन बी है कंठोष्ठी, ऑप्शन सी है तालु, या फिर ऑप्शन डी है कंठ्य तालु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंठोष्ठ। यानी कि व के उच्चारण में कंठ, ठीक है, व के उच्चारण में कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं कंठोष्ठ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वो का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वत्रस्य व्यंजन बताने हैं कौन से हैं।
वत्रश्य मतलब ये जो वत्रश्य व्यंजन होते हैं ना, इनका उच्चारण दंत मूल से होता है। तो ऑप्शन ए है क, च, ट, त और प। ऑप्शन बी है ज, र, ल, स और न। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप फिर कह लो कि रटना पड़ेगा तो रटना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी है य, र, ल, व और ऑप्शन डी है तालव्य श, दंती स, ठीक है, मूर्धन्य स और ह। तो आपको सही जवाब बताना है कि निम्न में से वत्रश्य व्यंजन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ज, र, ल, स, न। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो ये शब्द है ज, र, ल, स, न, शब्द मतलब जो ये वर्ण है, व्यंजन वर्ण, ये इनका उच्चारण जो होता है दंत मूल से होता है, तभी इनको हम वत्रश्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ज, र, ल, स, न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब हमें बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है श। श को हम तोड़ के रखा है, यानी कि श, जैसे मैंने बताया था कि श जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो श को क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ। फिर है स्र, स्र में लिखा है स प्लस र फिर अ। त्र, त प्लस रो प्लस अ। ज्ञ, जो प्लस या प्लस अ। तो हमें बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, श जो है ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो जो स्र होता है ये स प्लस रो प्लस अ से ही हम इसको लिखते हैं। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, त्र को हम तो प्लस रो प्लस अ इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन डी जो है ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञ को हम जो प्लस या ऐसे लिखते हैं। जो में हलंत आएगा यो पूरा, अगर आप यो में भी हलंत लगाना चाहो तो इसके साथ ओ जुड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ज्ञ। ज्ञ जो प्लस य नहीं होता, बल्कि जो प्लस या होता है, यो नहीं होता, या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी। जो का होता है जो प्लस, सॉरी इसमें भी मैंने यो लिख दिया है गलती से। हाँ नहीं सही है। ठीक है, तो आंसर है इसका जो प्लस या, यो प्लस ओ। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, लेकिन इस ज्ञ को अगर हम तोड़ेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे जो प्लस या। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं, यानी पार्श्व व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका लो, बी है यो, सी है रो, डी है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लो। लो को हम पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और य, र, लो, वो इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और जो लो है इसको हम पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि जो रो है इसे हम प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अघोष व्यंजन नहीं है। हमें बताना है कि अघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है तालव्य स, ऑप्शन बी है दंती स, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी है मूर्धन्य स। तो हमें बताना है कि अघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अघोष की अगर हम बात करते हैं तो अघोष क्या होता है? अघोष होता है प्रत्येक वर्ग, व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, और उसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये क्या होते हैं? ये सब अघोष होते हैं। अघोष यानी कि कंपन के आधार पर हमने इनको बांटा है। अघोष वे व्यंजन होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, कंपन नहीं, ठीक है, जिनमें कंपन नहीं होता है उसे हम कहते हैं अघोष। तो अघोष में कंपन नहीं होता है। और अघोष की अगर हम बात करते हैं तो अघोष
प्रत्येक वर्ग मतलब जो व्यंजन होते हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं। एक होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, फिर ट, फिर त और होता है प। यानी कि ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग यानी क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज ज य, उसी प्रकार से ट वर्ग में फिर त वर्ग प वर्ग। तो 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों में, ठीक है, इन पांचों वर्गों में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे कि क वर्ग का पहला वर्ण है क और दूसरा हो गया ख। जैसे च वर्ग का पहला वर्ण हो गया च, दूसरा हो गया छ। ठीक है, तो ये सब व्यंजन क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। पहला व्यंजन और पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है तालव्य श। ठीक है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। ठीक है, ये तीन भी इसी में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका जवाब तो मिल ही गया है कि ह जो है इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि ह जो है वो अघोष नहीं है, क्योंकि हमें यही बताना है कि कौन सा इसमें अघोष नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं? अघोष। इनमें से मतलब ऑप्शन ए तालव्य श ये जो है अघोष है, बी दंती स ये भी अघोष है, और डी ऑप्शन में मूर्धन्य स ये भी अघोष है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी ह जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर सी ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो हमें भी इसमें पहले चीज तो यही ध्यान रखने की क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, बताना क्या है? इससे बताना कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी च और ऑप्शन डी है स, दंती स। ठीक है, तो अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजनों में या स्वरों में भी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर वायु कम निकलती है। ठीक है, वायु कम निकलती है तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प का मतलब ही होता है कम, प्राण का मतलब यहाँ वायु से है। तो जिन शब्दों के, जिन अक्षरों के या वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु या फिर वायु मुख से कम निकलती है तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग यानी कि क च ट त प यानी प्रत्येक वर्ग यानी 5 वर्ग होते हैं, इनका पहला वर्ण, पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, इन तीन वर्णों को हम कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, कौन कौन से मैंने बोला? पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यानी अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और वो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अल्प प्राण कौन होते हैं? 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो हमें यहाँ पर पहला दिखा है क, तो क अल्प प्राण है या नहीं है? है, बिल्कुल है, क अल्प प्राण है। ठीक है, च जो है ये भी अल्प प्राण है, क्योंकि क वर्ग का पहला जो वर्ण है वो क ही होता है, च वर्ग का पहला वर्ण च ही होता है। तो पहला वर्ण और तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होते हैं, हमें बताना है इसको कि नहीं है। तो ऑप्शन बी ये भी एक अल्प प्राण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला, तीसरा, पांचवा के अलावा अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि जो ये है दंती श, ये अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि यानी जो दंती श है इसके उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकलती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी, स, दंती श। ठीक है, दंती स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राण व्यंजन नहीं है। अब हमें बताना है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखो, हमने अल्प प्राण पढ़ा। अल्प प्राण में क्या था कि मुख जो है यानी उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलेगी, अल्प है। महाप्राण मतलब महा, अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से प्राण वायु अधिक निकलेगी उसे हम कहेंगे महाप्राण। ठीक है, अब जैसे कि अल्प प्राण में क्या क्या थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो वही महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, साफ सीधी बात है, दूसरा और
चौथा वर्ण, ठीक है। तो दूसरा और जो चौथा वर्ण होते हैं इन्हें हम कहेंगे महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण कौन कौन से होंगे? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। जैसे कि प्रत्येक क वर्ग की हम बात करें तो ख और चौथा हो जाएगा घ। जैसे चौ वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ण हो गया छ और चौथा वर्ण हो जाएगा छ। तो 2 और 4 किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। और इसके अलावा इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। ऊष्म यानी संघर्षी व्यंजन, जैसे कि तालव्य श, ठीक है, दंती स, मूर्धन्य श और ह, ठीक है। तो ये चारों भी इसमें आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए आसान हो गया है। तो निम्न में से महाप्राण व्यंजन नहीं है, हमें बताना है कि नहीं है। तो स मैंने आपको बताया अभी कि स होता है, ठीक है। मूर्धन्य स, ये सॉरी दंती स ये भी होता है। और ह महाप्राण व्यंजनों में ह जो है ये भी आता है, ठीक है। और नहीं है मैंने आपको बताया, ये हो गया ल। ल एक अंतस्थ व्यंजन है और ल जो है अल्प प्राण व्यंजनों के अंतर्गत आता है। यानी कि अंतस्थ जो भी व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो 19वां का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ल, ठीक है। आज की इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है वो है ये आपके सामने, निम्न में से सघोष व्यंजन है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में अघोष पढ़ा था, अब हमें बताना है सघोष, ठीक है। सघोष व्यंजन। अब सघोष क्या होता है? उच्चारण में कंपन होता है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होता है उसे हम कहेंगे सघोष व्यंजन। जिनमें नहीं होता है उसे हम कहते थे अघोष, और जिनमें होता है उसे हम कहेंगे सघोष व्यंजन। यानी कि इसमें क्या क्या आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आता है, ठीक है। जैसे अघोष में आ रहा था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग की हम बात करेंगे तो क और ख जो होंगे ये 2 व्यंजन आएंगे अघोष में। ग, घ और अंग ये 3 व्यंजन आएंगे सघोष में, ठीक है। तो सघोष व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। और सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? उच्चारण में इनमें कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आता है। इसके अलावा इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, य, र, ल, व। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इसके अलावा अंतस्थ के अलावा इसमें ह भी आता है, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं? सघोष में। यानी सघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके अलावा उसके अलावा य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और उसके अलावा एक और आता है ह, ठीक है। तो ये सब आते हैं सघोष व्यंजन में। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर है अब क किस में आता है? ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो गया तो ये अघोष में आएगा, तो क गलत हो गया। चौ भी प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर ही है, ठीक है। य जो है और प भी जो है ये प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर है। तो सही आंसर आपको मिला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यानी य, ये बिल्कुल सही आंसर है। य जो होता है ये सघोष व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व तथा काकल्य व्यंजन यानी ह, ये सब आते हैं सघोष व्यंजन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, य। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरह से, और आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन आते भी होंगे। अगर आप जिसको भी मतलब 15+ मार्क्स इनमें से जिसके आ रहे हैं उसके वर्ण विचार जो ये आज का टॉपिक है इसमें उसकी अच्छी पकड़ है यानी। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखा। और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।